बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शुमाइला गफ़ार और आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए। नाजरीन, रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और ये वो आखिरी 10 दिन हैं जिनको जहन्नुम से निजात का ज़रिया कहा गया है। और यही वजह है कि इन 10 दिनों में हर मुसलमान की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे और साथ साथ ईद की शॉपिंग और तैयारी भी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बाज़ारों के चक्कर लगने लग जाते हैं और काफ़ी थकन का एहसास भी होता है। ईद वाले दिन बेतहाशा डिशेस का एहतमाम किया जाता है, एक दूसरे से मिला जाता है और फास्टिंग का जो फेज़ है वो फीस्टिंग में तब्दील हो जाता है। तो इस ट्रांजिशन को किस तरह से स्मूथ करना है, इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें इस डिस्कशन में ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल अज़हर महमूद कियानी रिटायर्ड साहब, जिनको उनकी खिदमात के नतीजे में हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। AFIC के कमांडेंट, RIC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहने के साथ साथ कई सदर मुमलिकत और वज़राए आज़म के पर्सनल फिजिशियन भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छा जा रहा है जी। बस ये 1-2 दिन जो गर्मी वाले गुजरे हैं इसमें रोज़े का ज़रा पता चलता है और आई थिंक उसमें जब आपने रोज़ा रखा और आपको बीमारियां भी हों तो आप इस एक्सपोजर से बचें, यानी कि बाहर कम निकले, साए में ज़्यादातर रहें और रमज़ान में फिर कोशिश ये करें कि सहरी के वक्त पानी की कमी पूरी हो जानी चाहिए और शाम को अफ्तारी के वक्त पूरी हो जानी चाहिए, डिहाइड्रेशन ना हो, क्योंकि डिहाइड्रेशन के फिर अपने नुकसान। बिल्कुल सर, इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा था कि रमज़ान काफ़ी अच्छा गुजरा है, मौसम बहुत अच्छा था और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बारिश के असरात भी हैं, रात को भी बारिश हुई है, तो उस वजह से जो रोज़े हैं उनको रखने में काफ़ी आसानी हो जाती है। मैं चाहती हूँ सर थोड़ा सा आप रिकैप कीजिए कि रमज़ान में बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं फ्रॉम हेड टू टो। जी बिल्कुल, आई थिंक इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसमें। अभी देखें, ये तो हम रमज़ान के जो ऑब्लिगेटरी रोज़े हैं वो तो हम रखते ही रखते हैं। अब तो इवन जो सेहत के लिए ये भी कहा गया जी इंटरमिटेंट फास्टिंग, के बीच में आप रोज़े रखें फिर छोड़ दें, फिर रोज़े रखें छोड़ दें, और जो कि आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और इसमें से रोज़े रखने से बॉडी में रिपेयर बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। आपकी स्किन में रिपेयर, आपकी सेहत में रिपेयर, आपके सेल्स में रिपेयर बहुत अच्छी। और कई दफ़ा ये भी एक स्टडीज़ हैं जिन्होंने शो किया है कि जो फास्टिंग है रमज़ान है एंटी एजिंग है। हाँ जी। आपकी जो उम्र है तो सीधा जो उसमें से आपके स्किन में और जिस्म में जो चेंजेस आती है उनको लेट कर देते हैं, तो इसलिए फ़ायदा बहुत ज़्यादा। और कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू से, हार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फ़ायदा है। एक तो सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि अगर आपने तरीके से खाया पिया हो तो आपका वजन कम हो जाता है, यानी आपने पराठे ज़्यादा ना खाए हो, चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा ना खाई हो, मीठी चीज़ें ज़्यादा ना खाई जिनसे वजन बढ़ता है, तो फिर तो आपका वजन कम हो जाता है। और साथ ही साथ आपके अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल जो कि नालियों के अंदर जमा होता है और नालियां ब्लॉक करके हार्ट अटैक करता है, वो काफ़ी कम हो जाता है। आपके शुगर लेवल ड्रॉप हो जाते हैं और आप जो मेडिसिन शुगर के लिए ले रहे होते हैं, चाहे वो गोलियां हैं चाहे इंसुलिन है, उनका असर बढ़ जाता है। अच्छा। जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है और आपको दवाइयों का फ़ायदा ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। और कुछ होता ही है कि कई दफ़ा जो नौलियों में क्लॉट वगैरह बने होते हैं वो भी आपके साफ़ हो जाते हैं। तो गर्जे कि आपकी जो इसके फ़ायदे हैं वो ढेर सारे हैं। उसके अलावा खुराक में जो है वो जो मैदे का है सिलसिला वो अलग है, उसमें आपके जिस्म को रेस्ट मिल जाता है, आपको रूहानी एक ताकत मिलती है, एक जो आपकी सेहत है और एक रिफ्रेशर कोर्स होता है इस पूरे महीने का वो पूरा हो जाता है। तो अब तो रिकमेंड करते हैं मेडिकली कि अब रोज़े रखें और उस रोजे रखने से आपकी सेहत पे बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। सही, आपने कहा कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी हैं माशाल्लाह रोजे की, तो थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि क्या मेंटल हेल्थ पे भी इसके अच्छे असरात होते हैं? ऑल्दो यू आर अ कार्डियोलॉजिस्ट, लेकिन डेफिनेटली एक कनेक्शन तो है बॉडी का, आप जो कुछ सोचते हैं उसका आपके दिल पर, आपके आज़ा पर असर होता है। डेफिनेटली आई थिंक उसका बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट होता है और उसमें से बहुत सारी डिप्रेशन एंग्जाइटी वाले जो मरीज हैं वो बहुत बेहतर, हम बशर्ते कि वो अपनी दवाइयाँ जो है वो बाकायदगी से लेते हैं। इस पर जो एक स्पेशलाइज जो कमेंट है वो है, जैसे आपने कहा कि एक साइकेट्रिस्ट देख सकता है, लेकिन जो ओवरऑल देखें ना, एक ये बरकतों वाला महीना है, हर चीज़ में आपकी बरकत पड़ती है, आपकी स्पिरिचुअलिटी में बरकत पड़ती है, सेहत में बरकत पड़ती है, काम में बरकत पड़ती है, रिस्क में बरकत पड़ती है और आपकी जो रूहानी ताकत है वो आपको इस महीने में मिलती है। और उस जब आपको ये वाली सारी ताकतें मिलती हैं जिसमें रूहानी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो उसका आपके नफ्सियात पे और जहन पे बहुत मुस्बत असर होता है। उसमें बहुत सारे जो डिप्रेशन वाले मरीज हैं, एंग्जाइटी वाले मरीज हैं, या जिनको कुछ परेशानियां होते हैं, अननेसेसरी परेशानियां, अननेसेसरी स्ट्रेसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है और जो हम अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं, उसे किस्मत का एक हिस्सा समझते हैं। आप अपनी कोशिश पूरी करते हैं
और कोशिश के बाद जो कुछ आपके साथ होता है फिर अल्लाह की रज़ा समझ के उसको कबूल कर लेते हैं। तो यही चीज़ जो हमें सबसे बड़ी ताकत देती है। और जिसमें कि इसमें अगर हमारे साथ कोई ऐसी चीज़ हुई है जो हमें नहीं चाहते थे कि हमारे साथ हो, तो हम समझते हैं कि इसमें अल्लाह ताला की रज़ा है, इसी में अल्लाह मेरे लिए बेहतरी है और अल्लाह ताला ने ये मेरे लिए किया। तो ये जो इसकी स्ट्रेंथ है इस महीने की, ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और आपको बहुत सारी परेशानियों से निजात दिलाती है और आपकी हर चीज़ में बरकत डालती है। ठीक, यानी अगर आप मेंटली रिलैक्स्ड हैं तो आपकी कार्डियक हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, आपकी जनरल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि बीइंग मुस्लिम्स अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ज़्यादा छूट है और इस महीने में हम जितनी इबादत करते हैं तो उसका ना सिर्फ हमें कई गुना ज़्यादा सवाब मिलता है बल्कि बॉडी पर भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। सर, आपने कहा कि शुगर लेवल्स भी पेशेंट्स के बेहतर हो जाते हैं, तो क्या इंसुलिन सेंसिटिविटी किस तरह से बढ़ जाती है? क्या सेलुलर लेवल पर कोई चेंजेस आते हैं? सेलुलर लेवल पे रिपेयर आती है, अननेसेसरी ईटिंग खत्म हो जाती है, आपका वेट रिड्यूस होता है। जहाँ वेट रिड्यूस होता है, जहाँ आपकी ये फास्टिंग होती है और तीसरी जो चीज़ है वो एक्सरसाइज होती है। इन तीनों चीज़ों से जो इंसुलिन सेंसिटिविटी वो बढ़ जाती है और इंसुलिन का असर बढ़ जाता है। इसी तरह दवाइयों का असर बढ़ जाता है। इसमें जो हमारे शुगर के मरीज़ हैं उन्हें ज़्यादातर एडवाइस किया जाता है, क्योंकि सहरी और अफ्तारी में काफ़ी 14 घंटे का फ़र्क होता है, तो सहरी के वक्त जो उनकी डोज़ है, स्पेशली गोलियों की जो डोज़ है उसको हाफ़ कर दें, शाम वाली वो नॉर्मल रहने दें। इसी तरह इंसुलिन जो सुबह की है वो 2 से 4 यूनिट कम कर दें और शाम वाली अगर उन्होंने रोज़ा रखना है और उन्हें कंफर्टेबल है, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती रोज़े के दरमियान, तो ये इस तरीके से अपनी शुगर को मैनेज करते हैं। और बहुत सारे लोगों की शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है इसमें रमज़ान के दौरान। सही, तो इसलिए उनको चाहिए कि बाद में भी वो रोज़े जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह करते रहें। यहाँ पर कॉलर है हमारे साथ। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मंजूर हक बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी आपकी आ रही है जी मुझे आवाज़। मंजूर हक बात कर रहा हूँ। हमारी आवाज़ नहीं जा रही, दोबारा से कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। जी, हम रोज़े के मुतालिक बात कर रहे थे सर, आप कुछ बता रहे थे। जी जी, उसमें आते हैं बेसिकली तो ये चीज़ें हैं जो ये तो एक रिफ्रेशर कोर्स होता है जिसमें से आपने महीना एक जो है आपने इबादत भी करनी है, आपने कुरान शरीफ भी पढ़ना है, आपने जिक्र अज़कार भी करना है और वही बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है। सही। और अच्छा जी जी सर जी, उसमें से बेसिकली जो मरीज़ जो होता है वो जब देखें हर तरह हमें तो हमारा पुख्ता यकीन है और ईमान है और अकीदा है कि जी के जो कुछ है वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है और जहाँ पे उसने आपकी बख्शिश करनी है, आपकी तौबा कबूल करनी है और आपकी के लिए आसानियाँ पैदा करनी है वो करनी है और आपने उसका मांगना है और मांगेंगे तो फिर मिलेगा और मांगने का भी एक तरीका उस हिसाब से मिलेगी। तो इस पूरे महीने में इन सारी चीज़ों का आपकी सेहत पे, जिस्मानी और ज़हनी सेहत पे बहुत मुस्बत असर होता है। सही। हमने हमेशा से अपने प्रोग्राम्स में बताया है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या हार्ट पेशेंट्स हैं उनको अपने मॉलेज के साथ रुजू करने के बाद रोज़ा रखना चाहिए। लेकिन सर मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप ये बता दीजिए कि जो प्री डायबिटिक्स हैं जो कि अभी डायबिटीज़ के फेज़ में नहीं एंटर हुए, तो उन पर फास्टिंग किस तरह से असरअंदाज होती है और क्या प्री डायबिटिक स्टेज से एक इंसान इम्प्रूव कर सकता है, यानी कि वो बिल्कुल ठीक हो सकता है? बिल्कुल, आई थिंक प्री डायबिटिक तो यही होता है कि वो पोटेंशियल डायबिटिक है जिन्होंने फ्यूचर में जिन्हें डायबिटीज़ होनी है और वो डूज एंड डोंट्स जो कि एहतियातें हैं उस पर वो अमल करेंगे तो डायबिटीज़ जो फुल फ्लैज डायबिटीज़ है उससे बच सकते हैं। और जहाँ पे दवाइयों का आपका सिलसिला शुरू होता है कि आपको टैबलेट और इंसुलिन दी जाए, उससे वो बच सकते हैं। और कई दफ़ा उनका वो जो ट्रीटमेंट वाला फेज़ है बड़ा लंबा लेट हो जाता है, 5 से 10 साल ऐसे अपनी डाइट पे, एक्सरसाइज पे, वेट रिड्यूस करके और स्ट्रेस कम लेके अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं, उन्हें डायबिटीज़ होती नहीं है। अच्छा। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप अपने वज़न को कंट्रोल करके रखें, खाने को कंट्रोल करके रखें जिसमें मीठी चीज़ों को और चिकनाई वाली चीज़ों को और वो चीज़ें जिनसे वज़न बढ़ता है वो ना खाएं और एक्सरसाइज अपनी पूरी रखें, तो फिर आपकी जो है वो शुगर जो है जो उसकी उस जो अब जाहिर होगी और जहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट शुरू होगी वो बहुत लेट होती है, वो कब 10 साल तक चली जाती है। लोग कुछ हैं जिनकी आई थिंक कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सारी उम्र उनकी शुगर को उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और सारी उम्र उन्होंने सिर्फ खुराक से कंट्रोल किया, उन्हें दवाई, गोली या इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। सर यहाँ पर एक और कॉलर है, उनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, मैं खावर बात कर रहा कॉलर हूँ। की आवाज़ नहीं आ रही हमें। जी सर, तो रमज़ान के बहुत सारे फ़वाइद हैं और हमने कहा कि अगर प्री डायबिटिक्स जो हैं अगर वो फास्टिंग करें तो वो भी इम्प्रूव कर सकते हैं, इसी तरह डायबिटिक्स को भी बहुत फ़ायदा है। सर थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि अगर एक प्री डायबिटिक पेशेंट है तो उसको अपना HbA1c कितने अरसे बाद चेक करवाना चाहिए, और अगर उसमें चेंजेस आ रही हों तो क्या उसको अपने मौलिद से रुजू करना चाहिए, मतलब वो अगर डायबिटिक फेज़ की तरफ जा रहा है। अब हमने ये तो कह दिया कि रिवर्सल पॉसिबल है, लेकिन वो क्या फैक्टर्स हैं जो कि इंसान को प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ की तरफ ले जाते हैं? आई थिंक उसकी कोशिश ये करनी चाहिए कि एक तो ये टेस्ट जो है हर 3 महीने के बाद करवा लेना चाहिए, और अपनी शुगर जो है अगर वो नॉर्मल फास्टिंग है 110 से नीचे रखनी चाहिए, और जो रैंडम है वो 140 के करीब रखनी चाहिए नॉन डायबिटिक को। और उसमें से जो HbA1c है वो 6 से कम होनी चाहिए, और वो हर 3 महीने के बाद वो चेक करवा लें। अभी ये सिर्फ देखें, अगर ये चीज़ें हमने जो बताई हैं कि जी कि अगर वो एहतियात ये वाली करेंगे तो उनकी शुगर जो है वो कंट्रोल में रहेगी और या होगी नहीं या उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इन चीज़ों से दिल की बीमारी के ऊपर भी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है कि दिल की बीमारी भी अगर ज़ाहिर होनी होती है तो वो लेट हो जाती है, और उससे 10 से 15 साल उससे लेट कर सकते हैं। अच्छा। और अगर आपने एहतियात की तो आपका वो जो हार्ट अटैक आज होना है वो अगर आप एहतियात शुरू कर दें शुरू से ही तो 5 से 10 साल वो लेट हो जाता है, और कई दफ़ा 10 से 15 साल लेट हो जाता है, यानी हार्ट अटैक आपको होता ही नहीं है। और उसमें जो नालियों में बीमारी बढ़ती है वो भी स्लो हो जाती है या रुक जाती है एक जगह पे और आगे नहीं बढ़ती। वो उसमें डाइट का, एक्सरसाइज का, नींद का, स्ट्रेस का और स्मोकिंग का बड़ा इफेक्ट बहुत इफेक्ट। हाँ, ये चीज़ें ऐसी हैं अगर आप कंट्रोल करके रखें तो आपकी बीमारी हमेशा कंट्रोल में रहती है, और उसके जो ड्रेडफुल इफेक्ट्स हैं यानी कि बहुत ही नुकसानदेह असरात जैसे हार्ट अटैक आपको हो जाना, मौत वाक़या हो जाना, हार्ट अटैक कॉम्प्लिकेशन जो होती हैं ये काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। और जो सडन डेथ के जो चांसेस हैं, जो अचानक मौत हो जाती है कि हार्ट अटैक हुआ जी तो उससे तो टाइम ही नहीं मिला वो फोत हो गया, उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सर बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने ऐसे भी देखा है जो कि इंसुलिन से बहुत ज़्यादा घबराते हैं। इवन इनफैक्ट कल मेरे पास एक पेशेंट थी तो वो ये कह रही थी कि डॉक्टर साहब मुझे यहाँ तक डर लगता है कि कहीं इंसुलिन के बायस मेरी मौत ना वाक़ई हो जाए। तो क्या वाकई इंसुलिन जो है वो ख़तरनाक है? थोड़ा सा लोगों को इस हवाले से एजुकेट कीजिएगा। ये बड़ी अच्छी, आई थिंक इसमें से हमारे यहाँ सिस्टम्स हमारे अभी इतने अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हुए। हमारे ये वाला जो सवाल है डायबिटोलॉजिस्ट हमारे यहाँ जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं वो बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं, लेकिन देखिए इंसुलिन लगाने के लिए आपको एजुकेशन चाहिए। आप ये नहीं है कि मैं एक मरीज को लिख दिया कि ये इंसुलिन आप इतनी शुरू कर दें, उसे बताना है जी इंसुलिन आपने ड्रॉ कैसे करनी है सिरिंज में, ठीक 1-2 यूनिट ऊपर नीचे हो गया तो आपकी ख़राब हो सकती है, आपको शुगर कम हो सकती है, शुगर ज़्यादा हो सकती है। और ये भी बताना है जी ये ड्रॉ करके और देखना चाहिए कि इसको आपने संभाल के कैसे रखना है ताकि इसकी जो असर है वो कम ना हो, क्योंकि अगर उसकी सही तरीके से आप फ्रिज में नहीं रखेंगे तो बेअसर हो जाती है और उसका फायदा कोई नहीं होता। फिर आपने जब ट्रेवल करना है तो आपने इंसुलिन उठा के साथ ट्रेवल करना, वो भी देखना है जी कि आपके पास उसको ठंडा रखने का बंदोबस्त है कि नहीं है साथ ट्रैवलिंग में। और अगर आप साथ लेके उसको जाके लगाएंगे तो उसका असर खत्म हो जाएगा, आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। तो ये एक पूरा एक कोर्स होता है, एक ट्रेनिंग होती है जो कि इंसुलिन लगाने वालों को देनी होती है। ये हमारे यहाँ सिस्टम ये वाला हाँ, ये लैकिंग है और इस पर काम बाहर आप वेस्ट में जाएं तो हर जगह पे हर क्लिनिक पे नर्स होती है या कोई और मेडिकल असिस्टेंट होता है, डायबिटिक नर्स होती है, और वो बताती है जी कि ये आपको शुगर है, इंसुलिन लगानी क्यों जरूरी है, इसको आपने सिरिंज में भरना कैसे है, बिल्कुल किस हद तक भरना है, उसका निशान कहाँ तक देखना है, 2 यूनिट ऊपर है या कम है, और किस वक्त लगानी है और किस वक्त खाना खाना है। और फिर अगर आपकी कहीं शुगर कम हो जाती है तो उसकी अलामात क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया की अलामात क्या है, वो सारा उससे एक्सप्लेन किया जाता है। अगर ऐसा है तो फिर उनके पास वो बाकी दवाइयाँ भी होती हैं, कुछ टैबलेट होती हैं जो उन्हें लिख के दी जाती हैं ग्लूकागॉन की कि ये टैबलेट अगर हो तो ये टैबलेट फ़ौरन आपने खा लेनी है या मीठी चीज़ खा लेनी है। वो हमारे यहाँ ये नहीं चीज़ है। ये पेशेंट की जब एजुकेशन होगी, शुगर वाले मरीज की जब एजुकेशन होगी कि उसने शुगर कैसे कंट्रोल करनी है, तो मरीज अपना डॉक्टर खुद बन जाता है। बिल्कुल वो उसने इंसुलिन जो है उसके यूनिट्स ऊपर नीचे जो करने हैं, कम हुई तो कम कर दी इंसुलिन, शुगर ज़्यादा हुई तो उसकी इंसुलिन डोज ऊपर कर दी। उसे डॉक्टर से नहीं पूछना, नर्स से नहीं पूछना, और फिर उसका कांटेक्ट रहता है नर्स के साथ, जो है डायबिटिक नर्स के साथ रहता है कि कहीं उसे इशू आए जहाँ पे उसे कुछ समझ नहीं आ रही वो बात करके पूछ सकता है। ये सिस्टम हमारे पास नहीं है। हमारी जो डायबिटीज़ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पाकिस्तान में, एंड देन बहुत सारे जो हमारी आई थिंक मेजॉरिटी में कहूँगा कि 70% हमारे जो शुगर के मरीज डायग्नोज हैं
उनकी कंट्रोल ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्हें पता है दवाई खा रहे हैं, गोली खा रहे हैं, इंसुलिन खा रहे हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं है। HbA1c देखे तो उनकी 10 से ऊपर 11 तक गई होती है। रैंडम शुगर को चेक करें तो वो 300 से ऊपर गई है। तो उन्हें कहते हैं हम दवाई खा रहे हैं, वो तो इलाज तो कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके गुर्दे फेल होते हैं, जिनको हार्ट अटैक होते हैं, जिनकी नज़र गायब हो जाती है, अंधापन आ जाता है, टांगों की नालियाँ बंद हो जाती हैं और जिस्म पे, पूरे जिस्म पे और दिमाग पे उसका असर पड़ता है। तो ये चीज़ जो है हमें कंट्रोल करनी बहुत ज़रूरी है और एजुकेशन मस्ट है। एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यहीं पर हम लोग लैग कर रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट्स जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो टाइम की कमी के बायस या बाज़ औक़ात वो हिचकिचा रहे होते हैं डॉक्टर से सवाल पूछते वक्त। लेकिन जिस तरह कि हमने कहा कि वेस्ट में एक कॉन्सेप्ट है डायबिटिक नर्स का, तो अगर ये इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए पाकिस्तान में तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी ये भी मैं पॉइंट जो है यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगी और कहना चाहूँगी कि डॉक्टर को भी चाहिए कि थोड़े से सिर्फ कोई फ्लायर्स रख ले, कोई लीफलेट्स अगर पेशेंट को दे दिए जाएँ तो उनसे काफ़ी अफाका हो जाता है। लेकिन बसा औकात मैंने ये भी देखा है कि अगर डॉक्टर लीफलेट दे भी देता है तो पेशेंट्स उसको पढ़ते नहीं हैं जी, जिसकी वजह से उनको एंग्जाइटी भी होती रहती है। जिस तरह कि ये पेशेंट जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, तो ये यहाँ तक मुझे बता रही थी कि मेरा दिल भी डूबता है ये सोच कर। आई आस्क्ड हर ऑल द क्वेश्चंस, शी वाज नॉट डिप्रेस्ड, लेकिन सिर्फ ये इंसुलिन की वजह से, लगाने की वजह से वो उनको एंग्जाइटी का शिकार हो रही थी। तो इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं हार्ट पेशेंट्स की तरफ कि हार्ट को हेल्दी रखने के लिए कितनी देर एक नॉर्मल इंसान को एक्सरसाइज करनी चाहिए? देखिए, मिनिमम जो है दिन पूरे में आधा घंटा ज़रूर करनी चाहिए, आधे घंटे से कम नहीं होनी चाहिए। और उसमें आधे घंटे से आप 1 घंटा भी जा सकते हैं और उसको बढ़ा सकते हैं उसको। और हफ्ते में 5 दिन ज़रूर होनी चाहिए। वो कहते हैं कि हफ्ते में मिनिमम जो है वो आपकी 150 मिनट की एक्सरसाइज जो है ज़रूर होनी चाहिए। तो यानी कि आधा घंटा अगर रोज़ाना करें तो 5 दिन जो है वो 150 मिनट बनते हैं। तो ये एक्सरसाइज मस्ट है। उसमें आप वॉक कर लें, आप साइकिल चला लें, आप सीढ़ियाँ चढ़ लें। ज़रूरी नहीं है कि आप जिम में जाएं, आप सिंपल वॉक जो है, ब्रिस्क वॉक कर लें, वही आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, वॉक जो है वो बेहतरीन एक्सरसाइज है और मैं यही कहती हूँ कि ये ऐसी एक्सरसाइज है जिसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने टीवी लाउंज में भी थोड़ी बहुत वॉक कर सकते हैं। अगर आपके घर में स्टेयर्स हैं तो आप स्टेयर्स ले सकते हैं। अच्छा सर, ये तो हमने बात कर ली नॉर्मल लोगों की जिनको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो उसको कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए? क्या वो भी इतनी ही एक्सरसाइज करेगा? इतनी ही एक्सरसाइज करें। और फिर हार्ट पेशेंट को ये भी बता देना चाहिए कि जहाँ आपको वॉक करते हुए या एक्सरसाइज करते हुए सीने में डिस्कम्फर्ट या जो है तकलीफ हो, महसूस हो, या गले पे दबाव आ जाए या जबड़े में दबाव आ जाए, तो फिर वो आपकी हद है, आखिरी हद है। आपने उस हद तक एक्सरसाइज करनी है कि आपको ये तकलीफ ना हो, सीने में दर्द ना हो। अगर वो होती है तो उससे अपनी वॉक को जो कम रखें। और दूसरा ये है कि अगर कहीं वॉक हो जहाँ पे आपको डिस्कम्फर्ट हो वहीं पे रुक जाएं। फिर आप उसके दौरान, कुछ लोग कहते हैं कि चलने से मैं अपनी नालियाँ खोल दूंगा, फिर नहीं खोलती, फिर हार्ट अटैक होने का डर होता है। और कई दफ़ा लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने अगर उसके दौरान वॉक करने की कोशिश की है तो वहीं दिल बंद हुआ है, वहीं मौत वाक़या हो जाती है। तो इसलिए ये एहतियात करनी बहुत ज़रूरी है कि जहाँ आपको सीने में थोड़ा सा बोझलपन या घुटन महसूस हो तो वॉक वहीं पर रोक दें और बैठ जाएं। अगर 1 मिनट के अंदर अंदर ये घुटन या दबाव कम ना हो तो आप जुबान के नीचे वो गोलियां जिससे रख लें और वॉक करते हुए जितने भी दिल के मरीज हैं उनकी जेब में ये गोली जरूर। मैं आपसे ये सवाल पूछने वाली थी। आई एम ग्लैड कि आपने खुद ही बता दिया कि बिल्कुल वॉक करते वक्त उनकी जेब में ये गोली होनी चाहिए। और जब उनके पास गोली होगी तो डेफिनेटली इट कैन हेल्प। लेकिन हम साथ साथ ये भी बताते हैं कि जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। अपनी गोली पास रखें और वॉक भी करें और अच्छे से अपनी ज़िंदगी भी गुजारें। डिहाइड्रेशन की तरफ आ जाते हैं सर कि डिहाइड्रेशन किस तरह से इम्पैक्ट करती है एक नॉर्मल इंसान को। ऑल्दो कि इस दफ़ा रोज़े काफ़ी अच्छे थे, कोई इतनी प्यास नहीं लगी, लेकिन फिर भी पानी की कमी कहीं ना कहीं हो जाती है। तो ये किस तरह से एक नॉर्मल इंसान को इफेक्ट करती है अगर डिहाइड्रेट हो जाए इंसान? नहीं जी, डिहाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा नुकसान है। उसमें आप जब डिहाइड्रेशन होती है तो आपका खून गाढ़ा हो जाता है और खून गाढ़ा होकर फिर फंस के नालियों में से गुजरता है, उसके क्लॉट बनने की सलाहियत है वो बढ़ जाती है और खून जमना शुरू हो जाता है नालियों में। और वो नालियाँ जिसमें इतना ज़्यादा ब्लॉकेज नहीं है, हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए, डिहाइड्रेशन की वजह से क्लॉट बन के तो वो आपको हार्ट अटैक हो सकता है। इसी तरह अगर डिहाइड्रेशन हो तो गुर्दे फेल होने का डर होता है, डिहाइड्रेशन हो तो आपको फालिज होने का डर होता है, डिहाइड्रेशन हो तो आपको सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक होने का डर होता है। सर यहाँ पर एक कॉलर है, उनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉल ड्रॉप हो गई है।
जी, आप बता रहे थे डिहाइड्रेशन बहुत ही नुकसानदेह है। और स्पेशली आजकल जो है मेरा ये मशवरा है कि एक तो कम से कम 8 गिलास पानी के ज़रूर पीने चाहिए, 4 सहरी के वक्त, 4 जो अफ्तारी के वक्त पीने चाहिए, ताकि वो डिहाइड्रेशन आपकी पूरी हो। और दूसरा, इस गर्मी में या धूप में कोशिश ये करें कि आप बाहर ज़्यादा ना निकलें। अगर आपने रोज़ा रखा हुआ है तो मैं अगर काम करता हूँ और अपने घर को कोई काम करता हूँ जिसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं नमाज फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद अपना काम शुरू कर दूँ, और जो धूप और गर्मी ऊपर आए वहाँ से फिर मैं रेस्ट करना शुरू कर दूँ, और फिर शाम के आखिरी हिस्से में मे बी के 4 बजे या 5 बजे वो आप बाकी जो काम वो कर लें। बहुत सारे लोगों में देखें जो मिडिल ईस्ट में होता है कि ज़्यादातर लोग रात को जागते हैं, रात को काम करते हैं और दिन को वो सोते हैं। सर यहाँ पर कॉलर हैं, उनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं मुस्ताक गुजरात से बात कर रही हूँ। जी जी, सवाल पूछें। मैं जब भी खाना खाती हूँ तो थोड़ी देर बाद मुझे घबराहट शुरू हो जाती है। ठीक है, और आपकी बहुत घबराहट है। ठीक है, और ये कब से हो रहा है आपको? ये 3-4 माह से हो रहा है। ठीक है, और क्या अगर आप खाना खाना रोक देती हैं तो उससे कुछ बेहतरी होती है आपको? हाँ, नहीं, बाद कॉल ड्रॉप हो गई है। लेकिन इनका सवाल बहुत अच्छा था। बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि खाना खाते वक्त उनको दिल पर बोझ सा महसूस होता है। एंड आई हैड अ पेशेंट जो इस तरह से कंप्लेन कर रही थी और उनको बाद में स्ट्रोक हो गया क्योंकि वो डॉक्टर के पास नहीं गई। तो इस मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, ये बड़ा सीरियस किस्म का सिम्टम है। जब आपको सीने में दर्द होना शुरू हो जाए, जब आप खाना खाना शुरू कर दें, उसका मतलब आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा है और आपको किसी वक्त भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो उस वक्त फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। और चूंकि ये तो आप खाना खाते हैं, थोड़ा सा मैदे में खाना जाता है तो ये दिल के ऊपर बोझ पड़ता है, और वो फिर दिल में इतनी ज़्यादा ब्लॉकेज हो तो फिर वो इस तरह का सीने में दर्द शुरू हो जाता है और कई दफ़ा उस दौरान ही आपको हार्ट अटैक हो जाता है। तो इन्हें चाहिए कि ये फ़ौरन अपने जो डॉक्टर साहब हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो उनके नज़दीक हैं, उनके पास जाएँ, अपनी ECG करवाएँ, अपने बाकी टेस्ट करवाएँ। हो सकता है कि इनकी इको के बाद इनकी ETT तो नहीं होनी चाहिए, इनकी या CT एंजियो होनी चाहिए या एंजियोग्राफी होनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि इनको अपने डॉक्टर को जरूर दिखा लेना चाहिए, दिखाना चाहिए ताकि वो दवाइयाँ ने शुरू कर दें, ताकि वो दवाइयाँ, ये जो इनकी तकलीफ है, ये तकलीफ कम हो। और खाना ये लाइट रखे, यानी पेट भर के नहीं खाना। अगर रोटी खाने से इनका जो है वो दर्द शुरू हो जाता है तो उसका चौथा हिस्सा कर दें, वो इनके लिए ज़्यादा बेहतर है। खाने के जो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा कर दें, 3 की बजाय 6 दफ़ा दिन में कर दें, लेकिन एक टाइम पे थोड़ा और फ्रिक्वेंसी ज़्यादा कर दें। यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मंजूरुल हक बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी सवाल पूछे। अच्छा, मेरी एज है 72 ईयर। जी जी। और मैं अपने टेस्ट जो है ना क्वार्टरली कराता हूँ, सारे शुगर के भी और इसके ब्लड प्रेशर के भी। जी बहुत अच्छी बात है। वाला सारे टेस्ट में कराता हूँ। ठीक है। तो ये कभी कभी मेरी हार्ट बीट थोड़ी स्लो हो जाती है। ठीक है, हार्ट बीट स्लो हो जाती है। मेडिसिन में इस्तेमाल कर रहा हूँ, नार्वासिक लेता हूँ सुबह शाम। ठीक है। और नेटफ्लिक्स लेता हूँ सुबह 1.5, टेनोवर 200 mg, और इसके लिए शुगर के लिए इंजेक्शन जरूरत होगी। सही। 14 यूनिट लगाता हूँ रात को। अच्छा, ये बताइएगा कि कितनी स्लो हो जाती है, आपने कभी उसको मेजर किया है? मैं मॉनिटर करता हूँ, ये 40 तक आ जाती है कभी कभी, लेकिन कभी कभी आती है। रेगुलर किसी हफ्ते में 10 दिन में एक दफा करा। ठीक है, और क्या करने से बेहतरी आती है? बस थोड़ा वॉक करता हूँ तो फिर वो थोड़ा बेहतर हो जाता है। ठीक है, और ये दवाइयाँ आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये किसी डॉक्टर के मशवरे से कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं आप? जी उन्होंने देखिए नॉर्वेस्ट के बाद उन्होंने टेनोरेट बताया था। जी, नॉर्वेस्ट के बाद आपने कौन सी गोली बताई थी? ये नेटफ्लिक्स है जी, सुबह लेता हूँ 1.5। ठीक है, और कोई इसमें टनामन या कॉनकोर या ऐसी कोई गोली खा रहे हैं? कोई और गोली भी इसके साथ खा रहे हैं आप? नहीं कोई नहीं खा रहा हूँ, टेनोरेट लेता हूँ 200 mg। ठीक है, कौन सी जी जी सर पूछें आप डायरेक्ट। कौन सी टैबलेट बताइए? 200 mg जी, ये फेनोगेट। अच्छा ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो आपने अपने कार्डियोलॉजिस्ट को बताया है ये कि आपकी दिल की धड़कन स्लो हो जाती है? उन्होंने कहा कि ये एज फैक्टर है, थोड़ा सा आपको बस ये मेडिसिन लेते रहे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो आपके टेस्ट वगैरह करवाते हैं वो सही आते हैं? जी जी, मेरे टेस्ट की तो वो कराया, ETT भी कराया था मैंने, वो इको भी कराता हूँ। ठीक है, और अपना ये ETT करवाई थी, ब्लड के टेस्ट भी बहुत ठीक है सारे। और ETT करवाई थी आपने? जी जी करवाई। वो भी नॉर्मल आई है? जी जी नॉर्मल। अच्छा जी, चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं।
जी सर। जी बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका हार्ट रेट वैसे ही स्लो होता है, ठीक, और 50 से लेके 100 तक जो होता है वो हार्ट रेट नॉर्मल है। इसके दरमियान जिधर मर्जी चक्कर लगाएं। जब आप एक्सर्ट करते हैं, जैसे ये बता रहे थे कि मैं जब वॉक करता हूँ तो मेरी हार्ट रेट जो है वो ठीक हो जाता है। कई दफ़ा होता है कि आप दवाई ऐसी ले रहे हैं जो हार्ट रेट को स्लो कर, जैसे बीटा ब्लॉकर्स हैं या कैल्शियम एंटागोनिस्ट है, हर्बेसर कैलान वगैरह हो गई, उससे जो आपकी दिल की रफ्तार कम होती है। तो ये उनमें से कोई नहीं ले रहे। नॉर्वेस्ट ले रहे हैं, कैल्शियम एंटागोनिस्ट जो है वो ले रहे हैं, उससे हार्ट रेट स्लो नहीं होती। तो इन्हें परेशान होने की जरूरत है। अच्छी बात है कि इनके टेस्ट जो हैं वो सारे नॉर्मल हैं, और एक और इनकी जो ETT भी हुई है वो भी नॉर्मल है, इसलिए इन्हें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। बल्कि ये अच्छे पेशेंट हैं कि ये क्वार्टरली अपने सारे टेस्ट वगैरह भी करवाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट कर रहे हैं। और जिस तरह के डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि बाज़-औक़ात ये एज फैक्टर भी हो सकता है, दवाइयों की वजह से भी हो सकता है, तो इसमें कोई ख़तरे की बात नहीं है। ख़तरे की बात तब होती है जब अगर आपके दिल में दर्द हो रहा हो या आपको कोई इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हो। सर, आ जाते हैं ज़रा स्मोकिंग की तरफ, क्योंकि इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन है वो स्ट्रेस को कम करने के लिए, एंग्जाइटी को कम करने के लिए स्मोकिंग की तरफ जा रही है। तो स्मोकिंग किस तरह से हार्ट को डैमेज करती है? बहुत, इसको नंबर 1 किलर कहते हैं कि जो दिल की अमवात होती हैं, दिल के बीमारियों की वजह से जो अमवात होती हैं, उसकी नंबर 1 वजह जो है वो सिगरेट स्मोकिंग है। इन लोगों में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं, इनमें लोगों में सबसे ज़्यादा स्ट्रोक, फालिज के अटैक्स होते हैं। बाकी वो लंग कैंसर और बाकी सारी जो फेफड़ों के कैंसर वैंसर वाली चीज़ें तो है ही हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है। और ये ऐसी चीज़ है, और ये हम बीमारी जो है वो पैसे दे के ख़रीदते हैं। यानी कि आप सिगरेट जो है वो जितना भी महंगा कर लें, उसमें लोग जो है वो पीते हैं, और फिर वो कहते हैं जी कि फिर उसके बाद ख़रीद के उस बीमारी को ख़रीद के फिर उसके ऊपर लाखों रुपया इलाज के लिए लगाते हैं। स्मोकिंग पर मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पर एक कॉलर है, इनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जमील अहमद खान बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी। जी जमील साहब, सवाल पूछें। ये मेरे के तकरीबन 2-3 दिन से ऐसे हो रहा है, किसी वक्त ना लेफ्ट साइड पे चेस्ट पे पेन सा होता है, एक थोड़ी देर के लिए आता है फिर चला जाता है। अच्छा, आज सुबह से भी ऐसा फील हो रहा है ना कि थोड़ी देर पे पेन एक लहर सी आती है, एक वेव की, फिर चले खत्म हो जाती है। ठीक है। और क्या ये दर्द जो है बहुत सिवियर नेचर का होता है? इससे क्या आपको ठंडे पसीने भी आते हैं? नहीं, इस तरह कुछ नहीं। ठीक है। और ये एक्सर्शन पे आता है या बैठे बैठे भी आपको ये दर्द आ जाता है? नहीं, बैठे बैठे भी बिल्कुल, रेस्ट के लिए सब में बैठा हुआ बिल्कुल, लेकिन किसी वक्त। ठीक है। ये बताइएगा कि कितनी देर के लिए आता है ये दर्द आपको? जस्ट एक लम्हे के लिए होता है, उसके बाद ठीक हो जाता है फिर। ठीक है। और आपके कोई लेफ्ट आर्म में भी जाता है या पीछे शोल्डर ब्लेड्स में? नहीं, कुछ भी नहीं है। कोई आपको ब्लड प्रेशर या शुगर का मसला है? ब्लड प्रेशर, हाँ, डॉक्टर साहब इन्होंने प्रेस्क्राइब किया था मेडिसिन कोडाइवान, वो मैं लेता हूँ। ठीक है। तकरीबन 4-5 साल से वो ले रहा हूँ मैं। तो उससे ब्लड, हाँ, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है उससे। ठीक है। वॉक वगैरह करते हैं? जी, वॉक अभी रोजा में छोड़ा, वैसे मैं करता हूँ 40-45 मिनट वॉक करता हूँ रोजाना। आपने कुछ नोटिस किया है कि किस वक्त ये दर्द आता है? खाने के बाद, एक्सर्शन पे कुछ कनेक्शन आपको महसूस हुआ है किसी चीज के साथ? ये है कि मैं देखता हूँ अगर 2-3 ठिकारे वगैरह आ जाए तो उससे वो रिलैक्स हो जाता है काफी। सही, ठीक है। और ETT करवाई थी ना? ETT वगैरह करवाई है आपने? अभी नहीं, अभी कोई चेकअप नहीं करवाया कहीं। ठीक है। और फैमिली में किसी को हार्ट डिजीज या कोई प्रॉब्लम? जी बिल्कुल, वालिद साहब के भी मतलब हार्ट अटैक ही हुआ था उनको भी, और दादी को भी ब्लड प्रेशर है। ठीक है। फैमिली हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर। और एज कितनी है आपकी? एज मेरी 55। और आपके फादर को किस एज पे हार्ट अटैक हुआ था? उन्हें तकरीबन 58 की एज में हुआ था। ठीक है। ये बताइएगा कि शुगर वगैरह नॉर्मल है आपकी? जी, शुगर वगैरह नॉर्मल है। और तंबाकू नोशी तो नहीं करते? नहीं, कभी एक कश भी नहीं लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी, आई थिंक इनके वालिद साहब को 58 की एज पे हार्ट अटैक हुआ था। इनको बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। इनको एक तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं, अपने बेसलाइन सारे टेस्ट करवाएं, ब्लड टेस्ट करवाएं, ECG करवाएं, एको करवाएं, और साथ ही जो है अपनी ETT करवाएं। ठीक है। और उसके बाद फिर इनका पता चलेगा, हो सकता है कि ये एक वार्निंग हो जिसमें पता चले कि हार्ट का ये इशू है, और ताकि अर्ली डायग्नोज हो जाए, उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाना चाहिए। तो इन्हें चाहिए कि डॉक्टर साहब को दिखाएं और अपने बेसलाइन टेस्ट करवा लें। और ये नहीं कि इन्होंने इन रमज़ान में शुरू है तो खाने के बाद जो इन्होंने कोई ऐसा कोई रिलेशनशिप इन्होंने बताया नहीं है, वॉक इन्होंने इस महीने में नहीं की, तो उसका पता नहीं चल रहा। लेकिन इनकी एज ऐसी है 55
जिस एज में हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए अपने ये सारे टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए और डॉक्टर साहब को दिखाना चाहिए। सही। और स्मोकिंग की हम बात कर रहे थे सर, आप बता रहे थे कि किस तरह से स्मोकिंग जो है वो आपके दिल को अफेक्ट करती है। थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्मोकिंग सेसेशन क्लिनिक्स होते हैं, यहाँ पर मैंने ये देखा है अगर कोई इंसान तंबाकू नोशी छोड़ना भी चाहता है तो उसको कोई हेल्प अवेलेबल नहीं है, तो इस हवाले से क्या करना चाहिए? आई थिंक उसमें ये बड़ा ज़रूरी सवाल है, ये है जो हमारी पब्लिक हेल्थ का जो सिलसिला है, जैसे हमने पहले डायबिटिक क्लिनिक की बात की, इसी तरह जो स्मोकिंग क्लिनिक है ये हमारे होने चाहिए, लोगों को गाइड करें कि कैसे बंद करनी है आप। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़हनी तौर पे बहुत तगड़े होते हैं और एक दिन वो फैसला करते हैं कि सिगरेट नहीं पीना, तो अगले दिन से वो सिगरेट बंद कर। बहुत सारे मरीज़ मेरे ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे किया, उन्होंने कहा जी ज़िंदगी से प्यारी तो कोई चीज़ नहीं है, हाँ अगर सिगरेट छोड़ने से मेरा जो है सेहत बेहतर हो जाती है या ये नुकसान नहीं होता तो मैं छोड़ देना चाहिए, तो वो छोड़ देते हैं। कुछ हैं जिनको चाहिए फैमिली सपोर्ट चाहिए होती है, दोस्तों की सपोर्ट चाहिए होती है, और फिर वो उनको इनकरेज करते हैं, क्योंकि जो ही कुछ जो सिगरेट वाला होता है अगर वो काफ़ी क्रॉनिक स्मोकर है, काफ़ी सालों से पी रहा है, तो उसकी एक डिपेंडेंस हो जाती है स्मोकिंग पे, निकोटीन जो है उस पर डिपेंडेंस हो जाती है, उसके विड्रॉल पे उसके सिम्टम्स होते हैं, उसको मैनेज करना होता है, विड्रॉल को मैनेज करना होता है कि निकोटीन पैच हो जाए, निकोटीन च्युइंगम हो जाए, जहाँ पे वो चिड़चिड़े हो जाए वहाँ पे एक फैमिली की सपोर्ट होगी, यार नहीं ये सिगरेट बंद किया, उनको सपोर्ट इनकरेज करना है कि आपने सिगरेट नहीं पीना, आप कोई चीज़ चबा लें, आप कोई इलायची मुँह में रख लें, कोई ऐसी चीज़ कर, एक्सरसाइज शुरू कर दें, फिर आपका सिगरेट पीने को दिल नहीं करता, उन लोगों को ज़रा सपोर्ट की ज़रूरत है। और ये जो क्लिनिक्स हैं इनका मकसद ही यही होता है कि लोगों को मोटिवेट करें और तरीका बताएंगे किस तरीके से आपने सिगरेट छोड़ना है। सर मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की थी, तो मार्केट में निकोटिन पैचेस भी अवेलेबल हैं और आज जिस तरह कि आपने कहा कि गम्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन वेयर वी आर लैकिंग इज़ जहाँ पर सपोर्ट नहीं है पेशेंट को और उनको समझ नहीं आता कि किस तरह से मैंने अपने सिम्टम्स को मैनेज करना है, तो इस पर डेफिनेटली काम करने की ज़रूरत है एंड वी कैन वर्क ऑन दिस। सर ये बताइएगा थोड़ा सा कि अगर एक पेशेंट है जो कि डिहाइड्रेट हो जाता है खुदा न ख्वास्ता और उसको कार्डियक स्टेंटिंग वगैरह हुई भी है, तो क्या सिम्टम्स आते हैं? क्या सीने में दर्द आना शुरू हो जाता है? और कुछ इस तरह के भी पेशेंट्स मैंने देखे हैं जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है और बसा औक़ात वो दिल की ही तकलीफ़ होती है, लेकिन वो कहते हैं कि हमने रोज़ा नहीं तोड़ना, तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे कि क्या करना चाहिए? रोज़ा तो तोड़ देना चाहिए फ़ौरन, क्योंकि एक तो आपको उस तकलीफ़ के लिए ज़ुबान के नीचे गोली रखनी पड़ती है जिससे वो उसके साथ रोज़ा आपको तोड़ देता है, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है कि ज़िंदगी को बचाना वो फ़र्ज़ है, रोज़ा जो है सेकेंडरी चीज़ आती है, और रोज़ा भी उस पर फ़र्ज़ है जो कि सेहतमंद शख्स है। ठीक, जो सेहतमंद नहीं है, जिसे बीमारी है, अल्लाह ताला ने उसे गुंजाइश दी हुई है कि वो रोज़ा छोड़ दें और फिर किसी और फिदिया दे दें, किसी और से रखवा लें, या फिर जब अच्छा मौसम हो तो अच्छे दिनों में बाद में आपने वो रोज़े पूरे कर सकते हैं। तो वो खुदकुशी में उसे कहता हूँ कि आपको हार्ट अटैक हो रहा हो और फिर आप जो है इसके बावजूद जो है रोज़ा ना तोड़ें, उसमें आपकी जान चली जाए। और उसमें हमारा बहुत सारे लोगों को कहता है कि इस हालत में जो है वो चले जाएं, तो वो जो है वो उसमें मग़फ़िरत हो जाती है, बख्शिश हो जाती है, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने तरीका बताया रोज़ा रखने का, किस किसने रखना वो भी बताया हुआ है, और अगर उसको ना आप जो है वो कबूल करें, उस पर ना अमल करें, तो वो भी ना शुक्री है। बिल्कुल, तो इसलिए जब आपकी जान पे आ जाए और रोज़ा जो सीने में दर्द शुरू हो जाए तो फिर वो शुरू हो जाए, और फिर साथ ही साथ उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो जानी चाहिए फ़ौरन। बहुत सारे लोग जो हैं, कुछ लोगों को ये नहीं कि उसी दिन दर्द होता है, कुछ लोगों को पिछले चंद दिनों से दर्द चल रहा होता है और बताते नहीं है किसी को। इस पर मजीद बात करेंगे। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं बाल आजाद पुछनी से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद इम्तियाज खान। जी सवाल पूछे। सवाल मेरा ये था कि 3 साल पहले मुझे हार्ट अटैक हुआ, तो मैं यहाँ से इस्लामाबाद गया पिंज में। ठीक है। तो वहाँ पर मुझे चेक करने के बाद स्टेट डाला गया। ठीक है। तो अभी 3 साल हो गए हैं, तो सेहत तो ठीक है, मैं दवाई भी दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब से ये पूछना है क्योंकि मैं स्मोकिंग पहले करता था जब हार्ट अटैक हुआ, उससे पहले, उसके बाद तो स्मोकिंग मैंने छोड़ दिया, मतलब नासवार वो एक है वो मैं कभी इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है। तो बाकी रूटीन में क्योंकि हमें ये रियायत है, तो यहाँ पैदल चलने का, क्योंकि घंटा 2-2 घंटे भी पैदल हम चलते हैं, तो कभी कभी ये बैक साइड पे मुझे पेन हो जाता है, लेफ्ट जो बाजू है इसमें थोड़ा थोड़ा पेन हो जाता है, रूटीन में मैं चेक कराता हूँ। ठीक है। तो अभी जो दवाई में ले रहा हूँ वो लोक्लेट प्लस है 75 mg। ठीक है। और उसके बाद एक बेनिवल है 2.6। सही। और रोवेस्टा
प्रोवेस्टा 3 दवाइयां मैं ले रहा हूँ, यानी रूटीन में मैं तो अभी रोजे भी हैं, तो इसमें डॉक्टर से पूछा है कि क्योंकि रोजा तो रखते हैं हमें, तो इसमें कोई मतलब ये खाने पीने में ये अभी जो जाहिर है घी का इस्तेमाल में करता हूँ, कभी वो ये डालडा होता है ये भी कभी कभार यहाँ इस्तेमाल हो जाता है, तो इस बारे में पूछना था कि क्या वो डालडे से कोई प्रॉब्लम ज्यादा होता है, ये इस तरह की बात। अच्छा ये बताइएगा कि पैदल क्योंकि चलने का यहाँ हमारा याद है तो ये घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे मैं चलता हूँ मुसलसल। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि ये दर्द आपको कब से आ रहा है? ये तकरीबन पिछले 2-3 माह से आ रहा है। ठीक है, मैं 1 माह के बाद 2 माह के बाद चेकअप जरूर कराता हूँ। ठीक है, तो चेकअप ठीक आता है? ईटीटी वगैरह हुई है आपकी? ईटीटी वगैरह नहीं हुई है, ईटीटी वगैरह नहीं हुई है। अब 1 माह पहले मैंने चेक कराया था, इको का टेस्ट किया था उन्होंने, तो उसमें इको और एसीजी 2 किए थे। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल किया था उन्होंने, तो वो ठीक आए थे आपके टेस्ट? कोलेस्ट्रॉल भी ठीक था, इको भी ठीक था। सही है। अच्छा ये बताइएगा, डॉक्टर नासिर अली शाह साहब हैं, उनसे मैं ट्रीट लेता हूँ। सही, बहुत बेहतर। आप ये बताइएगा कि अगर आपको ये दर्द आ रहा होता है चलते वक्त, तो अगर आप रुक जाते हैं तो दर्द खत्म हो जाता है आपका? हाँ, जब मैं रुक जाता हूँ बैठ जाता हूँ तो फिर वो दर्द खत्म हो जाता है। ठीक है, एज मेरी तकरीबन 49 है। ठीक है, और रनिंग में मैं चलता, क्योंकि पैदल बहुत चलता हूँ, घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे, क्योंकि ज्यादा यहाँ चलना ही पड़ता है। ठीक है, थोड़ा चढ़ाई में जब मैं जाता हूँ थोड़ा, तो उस वक्त दिक्कत ज्यादा आ जाती है, क्योंकि फिर वो सांस लेके थोड़ी देर आराम करने के बाद इस तरह का होता है। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर, एक तो ये कह रहे थे कि ये नस्वार यूज़ करते हैं, तो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि वो ठीक है या नहीं, और उसके भी क्या दिल पर बुरे असरात होते हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि डालडा घी का इस्तेमाल किया जाता है इनके घर में, तो क्या वो कर सकते हैं या नहीं? थोड़े से ये सवाल बताइएगा। और दिल में दर्द भी आ रहा है। नस्वार का वही है जो आप सिगरेट पीते हैं, उसी का वही असर होता है। तो नस्वार और सिगरेट में कोई फ़र्क नहीं है। नस्वार इन्हें फ़ौरन बंद कर देनी चाहिए। उम्र इनकी अभी थोड़ी है, 49 है। 3 साल पहले इन्हें स्टेंट डला है। मुझे लगता है या तो उन स्टेंटों में कोई बीमारी आ गई है, ये नई जगह पे नई बीमारी आ गई। इन्हें चाहिए कि अपनी ईटीटी करवा के और एक एंजियोग्राफी करवाएं, और अपनी जो दवाइयाँ हैं अपने डॉक्टर साहब से पूछ के इनको एडजस्ट करवाएं। नुस्खे को ज़रा देखें, थोड़ा सा जो रिव्यू करवाएं कि जी कि ये नुस्खे में कुछ और दवाइयों की ज़रूरत है जो उन्हें लेने की ज़रूरत है। ये कहते हैं कि डेली 1 घंटा वॉक हो जाती है, और ये क्योंकि इनकी एज ऐसी है कि इनको बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। अगर चलने पे वॉक आती है और रेस्ट करने से ठीक होती है, ये दिल की ही दर्द है, बिल्कुल, हाँ, कोई और दर्द नहीं है। तो इन्हें चाहिए कि अपनी ईटीटी और अपनी जो अगर एंजियो की ज़रूरत है वो करवा लेनी चाहिए। नस्वार बंद कर देनी चाहिए। जहाँ तक घी का है, तो वो घी जो आपका होना चाहिए, जैसे मैंने पिछले सारे प्रोग्राम में बताता रहा कि आपके लिए जो बेस्ट है नबाताती तेल, वेजिटेबल ऑयल, यानी उसमें सूरजमुखी का तेल, मकई का तेल हो जाए, सरसों का तेल हो जाए, कनोला हो जाए, जैतून का तेल हो जाए, वो ज़्यादा। जो डालडा घी है वो आपकी सेहत के लिए वो ठीक नहीं है। और अगर वो डालडा वाली कंपनी ने तेल बनाया हुआ है नबाताती तेल, जिसमें से ये सारे कनोला और ये जो है मकई का तेल और सूरजमुखी का तेल है, फिर वो ठीक है। लेकिन वो भी फिर थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए जिसमें तरी कम नजर आए। देसी घी वगैरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है कभी कभार, या मैं कहता हूँ देसी घी वो वाला जो आपके घर में बनता हो, ठीक है, बाजार वाला देसी घी नहीं। क्योंकि वो देसी घी मैं इसलिए कहता हूँ कि वो मिलावट वाला नहीं होता। घर में जो बना होता है ना, अभी बाहर के जो तेल हैं इसमें बहुत सारी मिलावटें होती हैं। जो आपके सामने बना हुआ है उसमें आपको पता है कि ये खालिस चीज़ है, उसकी भी मिकदार थोड़ी होनी चाहिए। मैं भी यही कहता हूँ कि अगर पूरा घर है तो उसमें 3-4 बंदों का घर है तो उसमें से एक हांडी में 1 चावलों वाला चम्मच जो टेबल स्पून फुल है, उससे ज्यादा घी नहीं डालना चाहिए। सही। यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं भूटान से मोहम्मद इस्माइल। जी, सवाल पूछे। मेरा बाईपास हुआ था 99 में। अच्छा। और अब तक सारे टेस्ट क्लियर जा रहे हैं। इजाज शेख साहब मुल्तान में हैं, कार्डियोलॉजी में, उनको भी दिखाया है। वो कहते हैं ये नार्वेसिक का आफ्टर इफेक्ट है, जो पाँव पे सोजन आ रही है। ठीक है, तो उसके लिए पता करना था। अभी टेस्ट भी तमाम गुर्दों के, लीवर के सब करा लिए हैं। सही, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि कोई पेशाब आवर गोली भी दी है उन्होंने आपको? कॉल ड्रॉप हो गई। आज असल में लाइनों में कोई मसला है, उस वजह से हमारी कॉल्स ड्रॉप हो रही हैं। नहीं, इनका ऐसे सवाल का हम जवाब देते हैं। एक तो बहुत पुराना इनका बाईपास हो गया, सही, और इन्हें चाहिए कि अपने एको और ईटीटी ज़रूर करवाएं। और एक ज़रूरी टेस्ट इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कितने हो गए हैं जी कि 23-24 साल इन्हें हो गए हैं।
24 साल बाईपास को हुए थे। वो कई दफ़ा वो ग्राफ्ट वो बाईपास बंद होते हैं, कई दफ़ा नई बीमारी आ जाती है, आपको पता नहीं चलता। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि साल में एक दफ़ा ETT ज़रूर करवानी चाहिए। अच्छा। हर एक जो दिल वाला मरीज है जी, नॉर्मल लोगों को भी एक दफ़ा वो आपको बता देता है कहाँ पे आप स्टैंड करते हैं। 40 साल के बाद हर बंदे को साल में एक दफ़ा ETT एक्सरसाइज टेस्ट अपना ज़रूर करवाना चाहिए। और दूसरा इनको जो बहुत ज़रूरी है कि वो CT एंजियो ज़रूर करवा लें। ठीक है, वो पता चल जाता है इनके बाईपास काम कर रहे हैं, नई जगह, बाकी नालियाँ तो नहीं बंद हुई। पाँव पे जो सूजन है, यस इनकी वो नारवेस गोली खा रहे हैं, उसकी वजह से होती हैं। वो अपने डॉक्टर से बात करके या तो गोली को बदलवा लें, या फिर जैसे आपने कहा कि पेशाब आवर गोली हो तो उससे ठीक हो जाता है। तो इसका नुकसान कोई नहीं होता अगर सूजन आ जाती है। और या फिर गोली अगर उसकी खुराक आधी कर दें तो ये सूजन गायब हो जाती है, और साथ या फिर दूसरी गोली बदल लें ताकि ये आपकी सूजन वैसे ही ठीक हो जाए। सर यहाँ पर थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप हार्ट फेलियर के भी जो सिम्टम्स हैं उनके मुतालिक बता दीजिए कि उसमें क्या होता है। हार्ट अटैक की तो हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन हार्ट फेलियर की क्या अलामत होती है? लेकिन हार्ट फेलियर सबसे बड़ी अलामत ये होती है आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है। सबसे पहले सांस, आप बात करते हैं सांस फूलता है, आप खाना खाते हैं सांस फूल जाती है, आप थोड़े से कदम चलते हैं सांस फूल जाती है। और कई दफ़ा जब उसकी एक्सट्रीम जो कंडीशन होती है, क्लिनिकल कंडीशन, उसमें आप लेटते हैं तो आपकी सांस फूलती है। आप सारी उम्र सारी रात बैठ के गुजारते हैं, आप सो सकते ही नहीं, लेट ही नहीं सकते। और जैसे पाँव सूज जाते हैं, हाथ सूज जाते हैं, आपका मैदा सूज जाता है, आंतें सूज जाती हैं, जिगर सूज जाता है, आपके फेफड़ों में पानी पड़ जाता है। ये अलामात ऐसी हैं। और इसमें से जब आपको शक पड़े तो उसमें से एक छाती का एक्सरे और इको टेस्ट जो है, इकोकार्डियोग्राम जो है, हार्ट का अल्ट्रासाउंड है, वो ज़रूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि इसमें से सही चीज़ कि आपका हार्ट वीक है कि नहीं, जिसकी वजह से हार्ट फेल हो रहा है, वो आपके इकोकार्डियोग्राम जो है वो सही चीज़ बताएगी। सही। बिल्कुल, मैं चाहती थी कि यहाँ पर हम ये लोगों को बता दें कि हार्ट फेलियर की क्या अलामात होती हैं। और जिस तरह के नाजरीन आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि इसमें आप छाती का एक्सरे करवा सकते हैं, और आपके जो बाकी टेस्ट हैं, हार्ट का अल्ट्रासाउंड वगैरह, उनसे भी पता चल जाता है हार्ट फेलियर के जो सिम्टम्स हैं। और उसमें आपको जो मेन अलामत है वो आपको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। रात को जब आप सोते हैं तो आप बगैर 2-3 तकिए सर के पीछे रखे नहीं सो सकते, क्योंकि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो अगर आपको ये अलामात आ रही हों तो इसका मतलब है कि आपने अपने डॉक्टर से रुजू करना है। सर, हमने बड़ी मुफीद गुफ्तगू की। मैं यहाँ पर आपसे मजीद सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन एक कॉलर है, उनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद नवीद बात कर रहा हूँ, मुल्तान से बात कर रहा हूँ। जी नवीद साहब, सवाल पूछें। जी मैम, मुझे ये हुआ था कि 2-3 साल पहले ना अचानक चेस्ट में पेन हुआ था, हार्ट वाली साइड पे। ठीक है। और मैं उठ नहीं पाया था, बहुत शदीद किस्म का पेन था। ठीक है। तो डॉक्टर साहब को चेक करवाया, ECG ETT ये सब नॉर्मल आई, तो उन्होंने पहले कोई पेन किलर वगैरह दे दी, लेकिन वो पेन 1-2 दिन मतलब होता रहा है। उसके बाद जब मैंने इको करवाई है, इको के अंदर थोड़ी सी फाल्टी थी, वो बताया था डॉक्टर ने, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। और उसके बाद कोई ब्लड सैंपल ली, में उन्होंने ना कोलेस्ट्रॉल कुछ बढ़ गया था, उस वजह से मतलब हुआ था। ठीक है। तो उसके बाद मैंने काफी किया, और चिकनाई वाली चीजें, इस तरह फास्ट फूड, ये वो एक्सरसाइज भी करता हूँ मैं। तो ये अक्सर जो है ना, अभी अचानक हार्ट बीट जो है ना बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। ठीक है। और ये ऊपर जो है ना जिल्द, वो भी महसूस होती है जैसे वो धड़क रही हो। अच्छा। तो पेन रह जाता है कॉन्टिन्यूसली, जैसे पेन नहीं होता है वो रह जाता है। तो इस हवाले से मेरे डॉक्टर साहब से ये सवाल था कि इसकी क्या सिम्टम्स हैं और इसका फर्दर कैसे मैं इलाज करवाऊँ, कैसे इलाज करूँ। ठीक है। तो मैं 10 साल मैंने तकरीबन स्मोकिंग की है, उसके बाद मैंने स्मोकिंग छोड़ दी है। और उसके बाद अभी कोई थोड़ा सा बीच में नस्वार भी रखी है, वो भी छोड़ दी है। सही। आप अपनी एज बताइएगा प्लीज, उम्र कितनी है आपकी? उम्र क्या है आपकी? उम्र 32 ईयर है। 32 ईयर्स है। ठीक है। खानदान में किसी को दिल का मसला है? किसी को नहीं है मसला। ठीक है। और शुगर वगैरह ठीक है आपकी? कुछ भी नहीं है, शुगर वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है। बाकी कोई बीमारी। और ये जो हार्ट बीट आपकी तेज हो जाती है, क्या ये किसी खास वक्त होती है, रात को सोते वक्त या दिन में भी? रात को भी हो जाती है, दिन को भी होती है, मोस्टली रात को होती है। सही। और ये बताइएगा कोई स्ट्रेस एंजाइटी वगैरह तो नहीं है आजकल आपको?
बस ये चल रही है पीछे कोई 4-5 साल से ना, वो 4-5 साल पहले शादी हुई थी तो बस कुछ फैमिली मैटर्स इस तरह के थे। ठीक है। तो सेपरेशन हो गई थी तो उस वजह से काफी वो क्राइसिस, मेंटली तौर पे काफी डिस्टर्ब रहा हूं। तो उसके लिए कोई गोली ली है आपने या फिर थायराइड वगैरह के कोई टेस्ट हुए हैं आपके? वो उसके अलावा मैंने वो क्या कहते हैं माहिर नफ्सियात से रिव्यू किया था, उन्होंने कोई मेडिसिन तो नहीं दी थी, लेकिन बस उन्होंने कुछ एहतियाती तदाबीर बताई थी, उन पे थोड़ा सा अमल करने की कोशिश सही। और आपने अपने कार्डियोलॉजिस्ट को बताया है कि आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, कुछ इस हवाले से गुफ्तगू हुई है उनसे? नहीं, इस हवाले से कोई बात। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी, यंग एज है, 32 है और उन्होंने एक रीज़न भी बता दी, फैमिली इश्यूज हैं, उसमें एंग्जाइटी, स्ट्रेस वगैरह वाला एलिमेंट है जिसमें से दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, और फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है कोई हार्ट डिजीज, लेकिन फिर भी इन्हें एक दफ़ा जो हार्ट के जो प्रॉब्लम है वो रूल आउट कर लेने चाहिए। एक जो इनका टेस्ट मैं चाहूँगा, इन्होंने कहा जी ETT आई थी वो नेगेटिव, वो है 24 आवर 24 घंटे होल्टर मॉनिटर। अच्छा। हाँ, वो होल्टर मॉनिटर ऐसा होता है कि वो 24 घंटे दिल की जो हार्ट बीट है उसको रिकॉर्ड करता है। तो देखते हैं कि ये इनकी जो दिल की धड़कन तेज़ होती है, क्या वाकई वो किसी बीमारी की वजह से है या इस परेशानी की वजह से दिल की धड़कन तेज़ होती है, जिसको ये तेज़ दिल की धड़कन कहते हैं। क्या वो नॉर्मल है धड़कन जो इन्हें ज़्यादा महसूस होती है? और दूसरा ये है कि इनकी जो है एक शक निकालने के लिए वो ज़रूरी है कि इनका एक CT एंजियो हो जाए। जो CT स्कैन है कॉर्नरी आर्टरीज का, जो CT एंजियोग्राफी कहते हैं, ताकि इनके ज़हन से भी निकल जाए कि नालियाँ अगर साफ़ हैं तो इन्हें पता चल जाए कि मेरी जो दिल की वजह से धड़कन जो है वो तेज़ नहीं हो रही। वो आखिरी जो टेस्ट है वो हो जाएगा तो इंशाल्लाह रीअश्योर भी हो जाएंगे। सर, कोई फाइनल मैसेज ईद के हवाले से आप देना चाहेंगे? जी, ईद के हवाले से ये है कि देखें, रमज़ान है, आपने काफ़ी बीच में जो है वो एहतियात की होती है, पूरा दिन भूखे रह के, और फिर ईद वाले दिन कसर निकालते हैं, उससे बीमारियां बढ़ती हैं। बहुत सारी हमारी जो इमरजेंसीज आती हैं अस्पताल में, और इमरजेंसी में जो लोग आते हैं ओवर ईटिंग की वजह से कि एकदम अचानक ज़्यादा खा लिया और खा के तो या तो मैदे की तकलीफ हो जाएगी, या दिल की दर्द शुरू हो जाएगी, या अंजाइना हो जाएगा, या हार्ट अटैक हो जाएगा, या हार्ट फेल हो जाएगा, या फिर ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा ऊपर बहुत ज़्यादा। तो आप खाएँ आराम से, आज थोड़ा खाएँ, वक्फे के बाद आप खा लें, थोड़ा खाएँ उस दिन, और आहिस्ता आहिस्ता आप खाने की तरफ आएँ, ताकि अगले 1-2 हफ्ते में आपकी आदत जो है वो नॉर्मल खाने की तरफ चली जाए। क्योंकि अचानक जब मैदे के ऊपर ये बोझ पड़ता है तो मैदा उसके लिए तैयार नहीं होता, और महीना उसने किसी और तरीके से गुजारा होता है, फिर अचानक उसके ऊपर लोड पड़ता है तो वो मिसबिहेव करना शुरू कर देता है। फिर इसी का असर आपके दिल पे और आपकी शुगर पे होता है, ख़राबी हो जाती है। आप खाएं, ईद को जो खुशियाँ ज़रूर मनाएं, लेकिन तरीके से खाएं जिसमें चिकनाई कम हो, शुगर कम हो, और गोश्त जिसमें कम हो। ये चीज़ें जो आप एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छी तरीके से ईद गुजार सकेंगे इंशाल्लाह। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा मैसेज यही है कि इस रमज़ान सिर्फ रोज़ा नहीं बल्कि अपना दिल भी खोलिए। यकीन कीजिए कि आज तक मैं किसी ऐसे शख्स से नहीं मिली जो अल्लाह की राह में देने से गरीब हुआ हो, और डेफिनेटली जब आप अल्लाह की राह में देते हैं तो उससे आपके रिस्क में भी इजाफा होता है। ईद खुशी का नाम है, खुशियाँ हमेशा बांटी जाती हैं और अपनों के साथ मनाई जाती हैं, लेकिन इसमें उन लोगों का भी ख्याल करें जो आपके घरों में काम करते हैं, जो आपके ड्राइवर हैं, आपकी मेड्स हैं। अगर आप अपने रिस्क में से उनका हिस्सा भी निकालेंगे तो यकीन करें कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में बहुत बरकत देगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफ़िज़। Pakiistaan